Okay. So now if you remember yesterday we started with auction sale, correct? हमने introduction पढ़ लिया था and after that we saw the two rules, right? First rule क्या था? Where goods are sold in lots. So now if you remember yesterday I gave you the example of lots वाला सोफा सेट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, करेक्ट? तो आई सेड कि एक सोफा है उसको अलग उसका ऑक्शन अलग से करवाना है, देन देयर आर टू चेयर्स जिसका ऑक्शन अलग से करवाना है. सो पॉइंट बीइंग ओवर हियर कि अगर आपको ऐसा करवाना है दैट यू वांट टू सेपरेट इट इनटू इंडिविजुअल लॉट्स एंड देन डू द ऑक्शन, सो इज इट अलाउड? यस इट इज अलाउड. ठीक है, तो पॉइंट 1 में वही दिया था, पढ़ लो एक बार से फिर से. Where goods are put up for sale in lots, each lot is prima facie subject of a separate contract of sale. तो सोफा का ऑक्शन अलग से होगा, टेबल का अलग से होगा, चेयर का अलग से होगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो मैंने आपको ये बता दिया, ऑन द फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर. ठीक है, तो व्हेन द ऑक्शनर when he falls the hammer, जब वो he bangs the hammer, that is said to be completion of one particular auction. ठीक है, मैंने आपको कल ये भी बताया था that what does he say? 3 words. He says going, correct, and the last one is gone. तो जब ये gone बोलेगा उसके साथ साथ this activity is done, that is fall of hammer. ठीक है, so these two things are done together, okay, and on the completion of this it is considered to be the auction has been successfully completed for that particular product. ठीक है, सपोजिटली अगर हम इसे मान लेते हैं कि ऑक्शन में, पूरे ऑक्शन में एक सोफा है, ठीक है, एक चेयर है, एक पेंटिंग है, ओके, देन देयर आर सम आइडल्स, ओके, सो इसे समझ लो देयर आर 4 to 5 थिंग्स. तो ये जो एक्टिविटी है ना, गोइंग एंड गॉन, ये हर प्रोडक्ट के बाद आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, दिस एक्टिविटी इज नॉट ओनली फॉर कंप्लीशन ऑफ द एंटायर ऑक्शन सेल, बट दिस एक्टिविटी ऑफ saying these 3 words of going and gone, this is done for each and after each and every product. ठीक है, तो जैसे अभी सपोज जैसे मान लो कि हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, तो पहले जो ऑक्शनर होगा व्हाट विल ही से कि ये एक पेंटिंग है, वो पेंटिंग ऐसे दिखाएगा सबको. ठीक है, ही विल होल्ड अप एंड ही विल गिव द डिस्क्रिप्शन कि ये पेंटिंग किसकी है, किसने पेंट की थी, कितने साल पुरानी है, हाउ इज इट इज अ रेयर पेंटिंग. ठीक है, देन द बिडर्स विल स्टार्ट बिडिंग. ओके, तो फिर हमने कल क्या देखा था, द पर्सन हु बिड्स द हाईएस्ट, राइट, द हाईएस्ट बिडर गेट्स दैट पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं और जो हाईएस्ट बिड है that has come to 5 lakh rupees. ठीक है, this is the highest bid. तो 5 lakh rupees जैसे ही कोई बिडर कहेगा, ओके, then the auctioneer will wait कि 5 लाख के ऊपर कोई जा रहा है क्या. अगर कोई नहीं जाता है तो वो क्या कहेगा, 5 lakhs going, 5 lakhs going, 5 lakhs gone. ठीक है, तो ये जो प्राइस है, जो अमाउंट है, वो हर बार कह के he will say going and gone. और ये एक्टिविटी आपको साथ में करनी पड़ेगी. गॉन जब वो कहता है एंड द फॉल ऑफ हैमर, दिस इज डन टुगेदर. ठीक है, टू गिव अ फाइनल कंफर्मेशन. नाउ यस्टरडे वी आई आल्सो टोल्ड यू कि जब ये फर्स्ट गोइंग कहता है, ठीक है, तो कैन सम अदर बिडर से 6 लाख रुपीज? द आंसर इज यस. ठीक है, तो जब तक वो फर्स्ट गोइंग कहता है, जब वो फर्स्ट गोइंग कहेगा, some other bidder can also bid the higher amount. okay, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, he is retracting the bid, मतलब वो डायरेक्शन 5 लाख से अपनी तरफ लेके आता है, that is 6 lakhs. okay, so when he'll say the first going, any other bidder can give some higher bid. या जब वो सेकंड गोइंग कहता है तभी भी some other bidder can give a higher bid. okay, to retract the bid from 5 lakhs to maybe 6.5 lakhs or 7 lakhs. but जब ऑक्शनर ने ये फाइनल गॉन कह दिया, उसके बाद no other bidder can give a high bid. ठीक है, गॉन हो गया when the auctioneer will say 5 lakhs gone,
तो बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद nobody can say 7 lakhs और 8 lakhs, ठीक है। और अगर वो कहते भी हैं तो भी ऑक्शनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज फाइनल गॉन और फॉल ऑफ हैमर हो चुका है। उसके बाद nobody can give a high bid, ठीक है। अगर आपको बिड को रिट्रैक्ट करना है सो यू कैन से आफ्टर फर्स्ट गोइंग, करेक्ट। अगर आपको, या इवन आफ्टर सेकंड गोइंग, बट अगर एक बार गॉन हो चुका है सो द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड ऑफ, ओके। Okay, now look at point number 3. Right to bid may be reserved. Okay, now this is an important point. अब अगर आपको याद रहेगा, कल मैंने आपको 3 पार्टीज के नाम बताए थे, राइट। एक होते हैं बिडर्स जो बिड करेंगे ऑक्शन सेल में, करेक्ट। एक होगा ओनर, है ना, और एक होगा कौन, ऑक्शनर। मैंने कल आपको तीनों के रोल्स बता दिए थे। ये ओनर कौन होता है, who owns all the commodities which are kept over there, correct। ऑक्शनर कौन होगा, जो ऑक्शन सेल कैरी ऑन प्रोसीड करेगा, उसकी सारी प्रोसीडिंग्स करेगा। सो हु इज एन ऑक्शनर, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, ही इज मियरली द एजेंट ऑफ द ओनर, करेक्ट। ये हमने कल डिस्कस किया था कि ओनर जो भी इसे इंस्ट्रक्शंस देगा उसको उस हिसाब से प्रोसीडिंग्स कैरी फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट का हेडिंग पढ़ लो, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन, दिस इज मेनली फोकसिंग ऑन द ओनर। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है मेरे हाथ में, दिस आई हैव केप्ट फॉर ऑक्शन सेल, ठीक है। तो अभी ऑक्शन सेल के वो जो पोडियम है वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। नाउ आई एम द ओनर, करेक्ट। Now what happens in this case, as a owner मैं भी जाके बिडर्स के साथ बैठ जाती हूं और मैं भी बिड करती हूं। सपोज ये सिर्फ एक ही पेन है पूरे ऑक्शन सेल में, देयर इज ओनली दिस वन पेन विच इज केप्ट फॉर ऑक्शन, ठीक है। तो ये दिस पेन बिलोंग्स टू मी, सो आई बिकम द ओनर, राइट। और होता क्या है, मी बीइंग द ओनर, व्हाट आई डू, I also go and sit amongst the bidders and I am also bidding for this pen, correct। now point ये आता है कि इसमें लॉजिक कहाँ है। अब जब ये पेन ही मेरी है तो मैं वापस से जाके बिड क्यों करूंगी। कैन एनीबडी गेस द आंसर दैट व्हाट माइट बी द रीजन फॉर डूइंग दिस, सोच के देखो। ऑब्वियस सा रीजन है ना, क्या रीजन होगा, to encourage others to bid for a higher price by bidding yourself, correct, perfect answer है। क्यों करूंगी मैं बिड, जब ये पेन की ओनर ही मैं हूं तो मैं भी बिड क्यों करूंगी। सुनो, अब सिंपल सी बात है। now I being the owner, I am also sitting amongst the bidders and I am also bidding. why will I do that, just to increase the price। मतलब क्या, अब अगर किसी ने ये पेन का वैल्यू सपोजिडली 10,000 दिया है, ठीक है, तो मैं वहां पर बैठ के आई विल से 20,000। सो नाउ अदर पीपल, नाउ इफ अदर बिडर वांट्स टू बिड, हाउ मच ही कैन बिड, एनीथिंग अबव 20,000, करेक्ट, क्योंकि 20,000 तो बिड आ चुका है। तो अगर अभी कोई और बिडर बिड करेगा सो ही विल से एनीथिंग विच इज मोर देन 20,000, करेक्ट। तो यहां पर मेरा मोटिव क्या था, व्हाट वाज माय ऑब्जेक्टिव, टू गो एंड बिड अमंग्स द बिडर्स। सी हाउ आई सक्सेसफुली रेज्ड द बिड। अब अगर किसी को बिड करना पड़ेगा, ही विल हैव टू गिव अ बिड विच इज हायर देन 20,000। तो यहाँ पर मेरा जो मोटिव था वो कंप्लीट हो रहा है, ऑफ कोर्स कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू गो एंड सिट अमंग्स द बिडर्स एंड टू रेज द प्राइस, राइट। सो कभी कभी बहुत ऐसे कंफ्यूजन होता है कि जो ओनर है वही जाके क्यों बिड करेगा। तो रीजन क्या होता है, वो इसलिए जाके बिड करता है क्योंकि उसको बिड बढ़ाना रहता है, he wants to increase the price। so now if there is any other person, he will give a bid which is anything more than rupees 20,000, ठीक है। now let us read the point। so please understand the reason
कि ये ओनर ही जाके क्यों बिड करेगा। ठीक है, पढ़ो। राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड, पॉइंट नंबर 3, right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller and by or on behalf of the seller, and where such bid is expressly reserved, the seller or any person on his behalf may bid at the auction। ठीक है, यहां पर ये लोग क्या कह रहे हैं, the seller or any other person on his behalf may bid at the auction। seller कौन होता है, owner होता है, correct। so I will write down owner is equal to seller। तो इस पेन की ओनर मैं हूं, करेक्ट, तो आई एम ओनली द सेलर, this pen belongs to me, so of course I become the owner, and now I have kept it for auction sale, so I also become the seller, correct। तो can I say owner and seller both are similar, obvious सी बात है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में इन्होंने क्या लिखा है, अगर सेलर चाहे तो वो खुद से बिडर्स के साथ बैठ सकता है, करेक्ट। सो और अगर वो खुद से जाके नहीं बैठ रहा है तो वो कोई एजेंट को अपॉइंट करेगा और वो एजेंट सेलर के बिहाफ पर बिड करेगा। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, देखो, द सेलर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन। ऑन हिज बिहाफ का मतलब क्या होता है, ही विल अपॉइंट सम एजेंट हु विल बिड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। तो सपोजिटली ऐसे मान लो कि सेलर ने कोई एजेंट को यहाँ पर अपॉइंट किया है, ये एजेंट ये सारे बिडर्स के साथ बैठा हुआ है, तो ये एजेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेन को खरीदना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एजेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इंक्रीज द बिड। क्यों होगा इसका ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ही इज डायरेक्टली वर्किंग फॉर द सेलर। तो सेलर उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उसको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सेलर उसको कहेगा दैट गो एंड पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन सेल ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट यू कीप इंक्रीजिंग द बिड। एक ही ऑब्जेक्टिव है ना कि बिड को, प्राइस को इंक्रीज करो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में क्या लिखा है, so this is pretended bidding। now there's this last example, this example is not based on pretended bidding, ठीक है, वो this example ही ओवरऑल वाला एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, P sold a car by auction, it was knocked down to Q who was only allowed to take it away on giving a check for the price and signing agreement that ownership should not pass until check was cleared। okay, अब इसको हम पहले थोड़ा इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्या लिखा है, P sold a car, है ना, एट एन ऑक्शन सेल। तो ऐसे समझ लो P ओनर है कार का और उसने Q को सेल किया, तो Q कौन बन जाएगा, बायर, करेक्ट। और Q अगर बायर है तो कैन आई ऑल्सो से दैट Q मस्ट हैव बीन द हाईएस्ट बिडर एट द ऑक्शन सेल, करेक्ट, इसलिए तो वो बायर बना है, राइट। तो आगे देखो क्या है, and it was knocked down to Q who was only allowed to take it away on giving a check and signing agreement that ownership should not pass until check was cleared। मतलब क्या, ये जो ओनर है या ये जो सेलर है उसने बायर को कहा कि दिस सेलर और द ओनर वट एवर यू से, उसने बायर को ये कहा कि तुम कार तब लेके जाना जब चेक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, बायर ने खरीदा, बायर ने जो कार है वो मान लो 50 lakhs में खरीदी है, तो बायर को चेक देना पड़ेगा सेलर को, करेक्ट। तो एक कंडीशन रखा है सेलर ने, क्या कंडीशन है, दैट यू कैन टेक इट अवे, तुमको कार का पोजेशन और ओनरशिप तब भी मिलेगा जो तुम चेक हमको दोगे, पहले वो क्लियर होना चाहिए, है ना। जब 50 lakhs का जो तुम चेक दे रहे हो हमको, हम जब तुम दोगे हम बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे, फिर जब वो क्लियर होगा उसके बाद ही तुम कार को ले जा सकते हो, ये सेलर ने कहा है बायर को एट ऑक्शन सेल। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, इन द मीन टाइम टिल द चेक वॉज क्लियर्ड। ओके, अब तक चेक क्लियर नहीं हुआ, ऐसे समझ लो कि बायर ने चेक दिया है, अब वो चेक सेलर के पास है,
सेलर ने जाके बैंक में डिपॉजिट कर लिया, पर अब तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, वो इन प्रोसेस है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन द मीनवाइल टिल द चेक वाज क्लियर्ड क्यू सोल्ड द कार टू आर, मतलब क्या, मीन टाइम में ये क्यू ने जो कार है जो उसको अब तक मिली भी नहीं है, उसने वो कार आर को सेल कर दी। क्या कर दी, कोई थर्ड पार्टी को सेल कर दी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब तक तो क्यू के पास भी कार नहीं आई है और उसने पहले ही सेल कर दी, मतलब हो सकता है आर के साथ उसने कोई अग्रीमेंट बनाया हो, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां पर आते हैं कुछ कंफ्यूजन्स। देखो, ये जो टी है, इसने क्या कहा था क्यू को कि तुम कार कब लेके जाना, जब तुम्हारा चेक क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। जब अब तक तो क्यू के पास भी कार नहीं आई है और क्यू ने वो कार को ऑलरेडी सेल कर दी, है ना, और अब तक तो चेक भी क्लियर नहीं हुआ है। सो नाउ व्हाट, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसने ये जो आर के साथ कुछ अग्रीमेंट वगैरह बनाया होगा, इज दिस वैलिड और इज दिस वॉइड, इज दिस वैलिड और इज दिस नॉट लीगल, या ये उसने कोई गलती कर ली। क्योंकि देखो क्यू को पता था, क्यू को क्या पता था कि मुझे कार कब आएगी, जब चेक क्लियर होगा, करेक्ट। जब चेक क्लियर हो जाएगा तो पी मुझे कार दे देगा, पर चेक क्लियर हुआ है क्या अब तक, द आंसर इज नो। चेक क्लियर होने से पहले ही क्यू ने आर को कार सेल कर दी या अग्रीमेंट बना लिया उसके साथ। तो क्वेश्चन ये है, अब तक तो क्यू के पास भी इसकी ओनरशिप नहीं आई है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, डज क्यू हैव द ओनरशिप ऑफ द कार, सो व्हाट विल यू आंसर, टेल मी। यस, टेल मी। We are clear that the possession of the car will be with Mr. P. Who will have the ownership of the car? Any guesses? सोचो किसके पास होगा ओनरशिप, पी के पास होगा या क्यू के पास होगा, पी के पास होगा। आफ्टर द फॉल ऑफ हैमर ओनरशिप विल ट्रांसफर, परफेक्ट आंसर। तो अभी हमने ये जो पूरा ऑक्शन सेल पढ़ा, जब मैंने आपको बताया दैट द ऑक्शनर विल से 3 वर्ड्स, गोइंग, गोइंग एंड गॉन, तो जब गॉन हो जाता है तो जो सेल है वो दैट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो व्हेन आई से दिस, व्हाट डज दैट मीन, दैट ओनरशिप हैज ऑलरेडी पास्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो ऑल्दो चेक हैज नॉट बीन क्लियर्ड, so possession is still with P, but ownership has been already transferred to Q. Why? Because on the fall of hammer we assume that the ownership has been transferred and the auction sale of that particular commodity has been successfully completed. ठीक है, तो ये इसका Q के पास क्या होगा, Q के पास ओनरशिप होगा और P के पास क्या होगा, सिर्फ पोजेशन होगा कार का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सोचो, अब हुआ क्या, अब Q के पास पोजेशन है क्या, द आंसर इज नो, पोजेशन इज विथ मिस्टर P। अब हुआ क्या, अब Q के पास अब तक कार नहीं आई है, पर Q के पास क्या है, Q हैज द ओनरशिप। आगे क्या लिखा था कि Q ने R को वो कार बेच दी। सो इज दिस वैलिड और इज दिस वॉइड, सोच के बताओ। Q sold the car to R, सो उसने R के साथ कोई अग्रीमेंट बनाया होगा। तो अगर आपके पास सिर्फ ओनरशिप है तो क्या आप वो किसी को सेल कर सकते हो या किसी के साथ एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अग्रीमेंट बना सकते हो, बोलो यस और नो। द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। ठीक है, तो अगर Q ने R के साथ कोई अग्रीमेंट बनाया है देन इट इज अ वैलिड अग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि Q के पास ओनरशिप तो है, तो वो कर सकता है। सिर्फ Q के पास क्या नहीं है, Q के पास सिर्फ पोजेशन नहीं है, और वो भी ट्रांसफर हो जाएगी कब, ऑन द क्लियरेंस ऑफ चेक। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल से और कौन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट ये क्लियर होता है दैट ऑन द फॉल ऑफ हैमर द ओनरशिप इज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, लेट मी रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल।
In the meantime, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that property was passed on the fall of hammer, and therefore R gets a good title to the car. Both sale and subsale are valid in favor of Q and R. तो सेल कौन सा माना जाएगा? सेल होगा जो P ने Q को दिया, that will be called as sale, और जो Q ने R को दिया, that will be called as subsale. Both are valid. ठीक है. और Q के पास ओनरशिप कब आएगी? ऑन द फॉल ऑफ हैमर. मतलब क्या? कैन आई से इमीडिएटली आ जाएगी? करेक्ट, क्योंकि ही इज द हाईएस्ट बिडर. पोजेशन अभी भी किसके पास है? पोजेशन इज स्टिल विथ मिस्टर पी. ओके. ये जो ऑक्शन सेल है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. दिस इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन. ये थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है. एंड दिस एग्जाम्पल, understand the concepts of this example. This can be framed in a case based question. Okay, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे along with example. या ऐसा भी आ सकता है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल में से आपको उन्होंने कोई डिफरेंट केस क्वेश्चन बना दिया, ऐसे ही जैसे पी सोल्ड अ कार बाय ऑक्शन. तो बताओ अब दैट कैन क्यू मेक अ सबसेल? द आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि क्यू के पास ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी थी ऑन द फॉल ऑफ हैमर. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो इसलिए मेक श्योर दैट योर एग्जांपल्स का जो जिस्ट है दैट इज क्लियर्ड. ओके. सो हियर वी कंप्लीट विथ यूनिट 4 एज वेल. अब ये समरी है. देखो क्या है समरी में. अनपेड सेलर है, उसके राइट्स दिए हुए हैं. सो व्हाट आर द राइट्स? राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज, रीसेल. फिर बायर पर्सनली को क्या कहते हैं? राइट ऑफ राइट्स इन पर्सोनम, रेम, है ना. सो डैमेजेस, रेप्यूडिएशन, सूट फॉर इंटरेस्ट. और यहां से आपका ऑक्शन सेल चालू होता है. देखो यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं. A person who bids at the auction are called as bidders. Okay, the person who conducts the auction is called as an auctioneer. ठीक है. Every auction follows certain rules for making bids, their acceptance, retraction, completion, etc. ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो ऑक्शन के. ठीक है. That who is an auctioneer, who is a bidder. अच्छा, क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसा भी आ सकता है. एक केस क्वेश्चन देख लो. That there was one bidder who gave a bid of 45 lakh rupees. Okay. Now the auctioneer says going. This is the first going. Question ये है that can some other bidder retract his bid? Yes or no? बताओ. Auctioneer ने of auction sale. ठीक है. तो आपको ये समझना है कि कब तक आप बिड को रिट्रैक्ट कर सकते हो, है ना. कब तक कर सकते हो? आफ्टर फर्स्ट गोइंग एंड आफ्टर सेकेंड गोइंग. यहां तक आप बिड को रिट्रैक्ट कर सकते हो. थर्ड जब वो बोलेगा ही विल से गॉन, उसके बाद यू कैन नॉट रिट्रैक्ट. ठीक है. बिकॉज व्हेन यू से गॉन इट इज कंप्लीटेड. गॉन भी बोलेगा एंड प्लस देयर विल बी फॉल ऑफ हैमर. ठीक है. सो नाउ टुडे इज थर्सडे. लेट अस से टुमारो इज फ्राइडे. ठीक है. तो जो नेक्स्ट फ्राइडे होगा उस दिन आपका यूनिट 4 पर टेस्ट होगा. द नेक्स्ट फ्राइडे. ठीक है. जो भी डेट है वो आप देख लो. Okay, now from tomorrow we are good to start with the case questions. Okay, जो भी theory questions होंगे. अच्छा, now there is this pattern which I want to explain you all. जो आपके टेस्ट्स होते हैं ना, टेस्ट्स में मैं आपको थ्योरी क्वेश्चंस देती हूँ. इफ यू हैव सीन, है ना, मैं आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस देती हूँ फ्रॉम नोट्स. ठीक है. और नोट्स में मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है जो आपके मॉड्यूल में है. ओके. जो अब हम कल से क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करेंगे, those will be case based questions. So now if you see,
Now if you see, both the types of questions are being covered over here. Theory questions आपके टेस्ट में हो जाते हैं, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाता है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस के भी हम कल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. We will take 3 questions every day, 2 to 3 questions depending upon the length, and of course I will be giving you all the answers. ठीक है?